13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। हम इस वीडियो में जंग प्लासी को थोड़ा डिटेल्स में और उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी तक के की इवेंट्स को शॉर्ट में मेंशन करेंगे। वैसे तो हम सब पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, हम दो कौमी नज़रिए के बारे में जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की याद में हम इस किस्से को एक बार फिर दोहराना चाहते हैं। हमसे ऊपर वाली हमारी नस्ल की सारी जिंदगी दो चीज़ों में गुजर गई। एक हिंदुस्तान से पाकिस्तान आकर न्यू जगह बसने की स्ट्रगल और दूसरा बसने के बाद अपने वजूद की बका। दोस्तों, हमारे आबा व अजदाद के लिए जिंदगी शुरू करना हजरत आदम के दुनिया में आने और बसने की मिसल था। उन्हें अपने घर का नहीं पता था, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। हमारे आबा व अजदाद का मालो असबाब तो अपनी जगह, जो माँ बहनों की इज्जत थी वो हिजरत के दौरान लूट गई। वो लोग जो हिजरत करके आए थे और अब अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ज़रीफ़ी की वजह से मिट चुका है, वो अपने बच्चों के नाम भूल गए होंगे, लेकिन अगर आज भी उनसे आज़ादी की जंग के बारे में पूछा जाए तो उनकी ज़ुबान उस पूरे मंजर को फिल्म की मानिंद आपके सामने रख देगी और वो इसको आज़ादी नहीं 47 का गदर के नाम से याद रखते हैं। एक साथ था, सारे मर गए। दोस्तों, 18वीं सेंचुरी में बरतानिया और फ्रांस एक दूसरे के आलमी दुश्मन थे। इन दोनों के मफादात आपस में टकराने लगे। इन दोनों के दरमियान इंडिया, अमेरिका और यूरोप में झड़पें जारी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सेंचुरी से इंडिया में अपनी ट्रेडिंग पोस्ट कायम कर रखी थी। उनकी मेन मुसल्ह बेस 1690 से चंदन नगर बंगाल में बनाई गई थी। अब बंगाल इंडिया का सबसे अमीर सूबा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाली नवाब के दरबार में असर व रसूख हासिल करने की कोशिश में रहते थे। अब यहाँ पे दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच की सोच में एक फर्क आने लगा। ब्रिटिश ने बंगाल के नवाब के कंट्रोल को रिप्लेस करने की कोशिश शुरू कर दी, जबकि फ्रेंच इसी कोशिश में रहे कि वो अपना असर और रसूख नवाब के साथ ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, जिसका उनको इनिशियली फायदा भी हुआ। 18वीं सेंचुरी में ओवरऑल मुगल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हो चुका था, बगावतें होना शुरू हो गई थी, न्यू पॉलिटिकल पावर्स उभर रही थी। इन्हीं न्यू पावर्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल हो गई। 1756 में जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नए नवाब बने तो ब्रिटिश कंपनी के साथ हालात और बिगड़ गए और हालात डायरेक्ट जानी दुश्मनी तक जा पहुंचे। इसकी शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम, जो कि एक ट्रेडिंग पोस्ट थी, उसको जंगी किले में तब्दील कर दिया और इसके लिए नवाब से कोई परमिशन नहीं मांगी गई। ये ऐसे ही था जैसे तालिबान पाकिस्तान आके एक हिस्से में अपना रूल कायम कर लें। इसके बरक्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे और नवाब को फौजी नफरी असला के जरिए ब्रिटिश के अगेंस्ट इमदाद भी फराहम की। साफ जाहिर है, अगर ब्रिटिश यहाँ अपनी फौजी ताकत कायम कर लेते तो फ्रेंच को उन्होंने पहले यहाँ से निकालना था, क्योंकि फ्रेंच उनके तिजारती हरीफ थे। 1756 में ही नवाब सिराजुद्दौला ने फ्रेंच अलायंस के साथ फोर्ट विलियम समेत दीगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजी कंट्रोल को क्रश किया। इस फतह के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने 146 कैदियों को एक घड़े में डाल दिया, जिसमें से 123 क्रश होके मारे गए। इसको ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से याद रखा जाता है। बहरहाल, इस इंसिडेंट ने बरतानिया के अंदर भूचाल बर्पा कर दिया। फरवरी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी फौज ने मिलकर सिराजुद्दौला से हारे हुए कलकत्ता के इलाके वापस लिए और चंदन नगर फोर्ट, जो कि फ्रेंच के कंट्रोल में था, उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। ये सब देखते हुए सिराजुद्दौला ने फ्रेंच के साथ अपने अलायंस को और मजबूत करने का सोचा, ताकि वो बरतानिया की इस पावर को क्रश करके उनको मुकम्मल तौर पर बंगाल से निकाल सके। लेकिन बरतानिया ने एक और बड़ी चाल सोच रखी थी और जो उसकी बाद में 200 साल तक हुक्मरानी की फिलॉसफी भी बन गई, वो थी डिवाइड एंड रूल। अब बरतानवी कंपनी ने अंदर के वो भेदी तलाश करना शुरू किए जो आसानी से सिराजुद्दौला के खिलाफ बगावत कर सके। इस तलाश में उन्हें मिला मेहताब राय, जो बंगाल की एक बड़ी बैंकिंग फैमिली का हेड था। मेहताब राय को खतरा था कि नवाब सिराजुद्दौला उसकी खानदानी दौलत को छीन कर अपनी जायदाद में शामिल कर लेगा। इसलिए मेहताब राय ने ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर सिराज की आर्मी के एक कमांडर को लालच दिया कि अगर वो सिराज के साथ बगावत करके उनके साथ मिल जाए तो वो उसे बंगाल का अगला नवाब मुकर्रर कर देंगे। और वो कमांडर था मशहूर जमाना मीर जाफर, जिसका नाम इमरान खान अक्सर अपनी स्पीच
स्पीचेस में यूज करते हैं। बहरहाल मीर जाफर ब्रिटिश कंपनी के साथ मिल गया। 23 जून 1757 के रोज सिराजुद्दौला अपनी 50,000 की नफरी के साथ, जिसमें फ्रेंच तोपे, जंगी हाथी शामिल थे, और ब्रिटिश कंपनी की फौज जिसकी तादाद सिर्फ 3,000 थी, आमने सामने हुए। जंग की शुरुआत दोनों तरफ से गोलाबारी से हुई। इसी दौरान बारिश बरसी और सिराजुद्दौला की तोपों का गोला बारूद भी किया, जबकि ब्रिटिश कंपनी की फौज जो तादाद में तो बहुत कम लेकिन पूरे तरीके से मुनज़्ज़म थी, उन्होंने अपना गोला बारूद ढांप कर खुश्की रखा। जब सिराज की तरफ से गोला बारूद बंद हुआ, सिराज की फौज ने ये सोचते हुए ब्रिटिश कंपनी की फौज पर हमला कर दिया कि उनकी तोपें भी भीग गई होंगी, लेकिन जैसे ही फौज करीब पहुंची, आगे से गोला बारूद शुरू हो गया। इसने जंग का मंजर तब्दील कर दिया। साथ ही साथ मीर जाफर ने अपनी कमांड के अंदर फौज समेत लड़ने से मना कर दिया और मौका पाकर सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन ब्रिटिश ने उसे इतने मुआहदों में जकड़ दिया जिससे असल पावर ब्रिटिश के पास ही रही और मीर जाफर सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया। यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर की बाकायदा कॉलोनियलिज्म स्टार्ट होती है। 100 साल के बाद इंडिया के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मई 1857 में मेरठ के मकाम से बगावत शुरू की, जिसे जंगे आजादी भी कहा जाता है। ये बगावत 2 से 3 साल तक जारी रही। इसमें लाखों लोग मारे गए, शदीद लूट मार हुई। 1857 की बगावत ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी साल था। इसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1862 में हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनको बगावत के बाद बर्मा में जलावतन कर दिया गया था, इंतकाल कर गए। 1877 में क्वीन विक्टोरिया हिंदुस्तान की बल्का मुकर्रर हो गई। यहाँ से हिंदुस्तान के लोगों ने सबक हासिल किया कि आज़ादी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें मुसलसल कोशिश करते रहना होगी, सिर्फ बगावत काफी नहीं है। हिंदुस्तानियों ने 1885 में अंग्रेजों के साथ मिलकर एक सियासी जमात कांग्रेस की बुनियाद रखी और 1906 में मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया। बहुत सारी जदोजहद के बाद आखिर वर्ल्ड वार 2 के अख्ताम पर हिंदुस्तानी इस काबिल हुए कि वो बरतानिया पर पॉलिटिकल प्रेशर डाल सके, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में इसी बुनियाद पर ब्रिटिश की सपोर्ट की थी कि उनको उसके बाद आज़ादी दे दी जाएगी। अगस्त 1947 को फाइनली इंडिया और पाकिस्तान मार्जे वजूद में आए। ये आज़ादी भी खून की किसी होली से कम ना थी, दुखों की एक मुकम्मल दास्तान थी। इस तकसीम में 2 लाख लोग मारे गए, 10 से 12 मिलियन लोग अपने घरों से हिजरत करने पर मजबूर हुए। ये बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। अंग्रेज जाते जाते पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला छोड़ गए, जिससे 47 के गदर के जख्म हर कुछ अरसे बाद ताज़ा हो जाते हैं और सदियों साथ रहने वाले लोग अब एक दूसरे को मकरूह दुश्मन कहकर बुलाते हैं। हालांकि आज तक इनके रवाज, रहन सहन, खाने एक तरह के हैं। मोहब्बत तो एक तरफ, नफरत में दी जाने वाली गालियां और गालियों के पीछे जज्बात भी एक जैसे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक आखिरी पैगाम कि इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हमने 1947 में अंग्रेज से आज़ादी हासिल की थी, एक दूसरे से नहीं। आप सबको आज़ादी मुबारक। अंग्रेज के खिलाफ जदोजहद करने वाले हर फर्द, चाहे वो पाकिस्तान में था या इंडिया में, हमारा सलाम। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।